नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। और देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मोर आवाज मोर अधिकार को लेकर बीजेपी का हल्लाबोल देखने को मिल रहा है। विधानसभा का घेराव बीजेपी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से 4 बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है और उसके बाद भी आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसके बाद अब प्रशासन की टीम के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पूरी ऊर्जा और पूरे उत्साह और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार अभी हमारे सहयोगी ने बात की थी विधायक से, उनके द्वारा कहा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले जो एक मुद्दा है जो कांग्रेस की सरकार को गिराएगा, उसके लिए इन्होंने कील ठोक दी है। और अब उसी के तहत आवाज बुलंद करते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बड़ा हुजूम लेकर विधानसभा घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी पल पर के अपडेट्स दे रहे हैं और लगातार किस तरह से वहां पर वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंकुश, अभी किस तरह की तस्वीरें वहां पर? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद यहाँ पर अब तस्वीरें जो है थोड़ी सी कंट्रोल में आई हैं, वो भी उस जगह पर जहाँ पर बैरिकेड्स लगाया गया है। बाकी मेरे पीछे की तस्वीरें अगर दिखाऊंगा तो ये वो रास्ता है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस जगह तक पहुँचे थे। और अब इसके इतर दूसरी तस्वीर अगर दिखाऊंगा तो जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाया है, उस बैरिकेड्स के ठीक पहले जो है अभी भी कुछ कार्यकर्ता फिर से वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। और ये वही जगह है जहां पर कुछ ही देर पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। इसके बाद यहां पर भगदड़ जैसी स्थिति यहां पर बनी थी, लोगों को यहां पर भागना पड़ा था और मुंह बांध के नाक बांध के लोग यहां पर अब अभी कुछ यहां इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले ये इस जगह पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए थे, लेकिन अब ये जगह खाली हो गई है क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद यहाँ पर आंखों में जलन और आंसुओं के कारण लोगों को यहाँ से भागना पड़ा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है, जो राजधानी रायपुर के पिरदा इलाके में रखा गया था, पिरदा इलाके से मतलब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इस बैरिकेड से महज 500 या 700 मीटर के दूर उस तरफ विधानसभा परिसर है और विधानसभा परिसर के पहले ही ये अंतिम बैरिकेड्स है। और अंतिम बैरिकेड्स के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चढ़ गए हैं। यहाँ पर पानी का वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, आंसू गैस का प्रयोग किया गया है, गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं। और इसलिए छोड़े गए हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा थी और ये बैरिकेड्स के तोड़ने के आसार यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने ये कदम उठाया है। अब इस पूरे प्रदर्शन की अगर बात करें तो बीजेपी ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी और केवल राजधानी रायपुर नहीं बल्कि प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी रायपुर में इकट्ठा हुए हैं। पूरे राजधानी में इसका असर देखने को मिल रहा है। बलौदा बाजार मार्ग की अगर बात करें, बिलासपुर मार्ग की अगर बात करें या अन्य धमतरी जैसी सड़कों की अगर बात करें तो चारों तरफ की सड़क बंद है। ये दूसरा रास्ता जो है पिरदा से विधानसभा होते हुए, इसको भी बंद किया गया है। और विधानसभा से आसपास से गुजरने वाले जितने भी रास्ते हैं सबको बंद किया गया है। और उस बंद से सीधे तौर पर पूरे शहर में जाम जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिली है। हजारों की संख्या में गाड़ियां जो है वो राजधानी रायपुर पहुंची हैं, लाखों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। और पीएम आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, एक हितग्राहियों को इकट्ठा करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, वो कोशिश कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दी है। और बड़ी तादाद में जिस तरीके से संख्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की देखी गई है या हितग्राहियों की देखी गई है, उससे स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी जो इस पूरे मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी, उस मुद्दे को बड़ा बनाने में सफल भारतीय जनता पार्टी हुई है। हालांकि इस पूरे मसले पर सदन के अंदर भी बहस हुई है, सदन के बाहर भी बहस चल रही है। विपक्ष पीएम आवास योजना को लेकर भी भिड़ते नजर आया, लेकिन उसका
हल जो है वो अभी तक निकल नहीं पाया है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि 2011 की जनगणना के आधार पर अभी तक हितग्राहियों का चयन होता है, लेकिन 2011 के बाद के जो हितग्राही बने हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने आज के आंदोलन के लिए जो मिस्ड कॉल के माध्यम से हितग्राहियों को इकट्ठा किया है और जो आवेदन फॉर्म भरवा कर जो हितग्राहियों को इकट्ठा किया है, इस पूरे आंदोलन की जो डाटा है वो भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मांग रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी एक सर्वे कराया जाएगा, सत्यापन कराया जाएगा, और अगर ये हितग्राही वाकई में वाजिब हैं तो उनको छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लाभ दिलाए जाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे स्पष्ट है कि मोर आवास योजना के तहत या मोर आवास के तहत बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करने के लिए जो प्लानिंग की थी, वो बड़ा आंदोलन राजधानी रायपुर की सड़कों पर देखने को मिला है। बिल्कुल अंकुश, जो बड़ा आंदोलन करने की बात कही गई थी और उसकी तस्वीरें जीती जागती दिखाई दे रही है। आप भी उसी का हिस्सा बने हुए हैं, जहां आप लगातार पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अब बीत रहा है। लेकिन अगर हम देखें, 4 बैरिकेड्स तोड़े जा चुके हैं, 5वीं की ओर बढ़ रही है तभी तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता। ऐसे में प्रशासन भी वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आंसू गैस के गोले भी छोड़ रहा है। अब क्या कुछ रणनीति आगे बढ़ने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता अपना रहे हैं और इसके अलावा प्रशासन उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ रणनीति अपना रहा है? देखिए, प्रशासन ने रोकने की पूरी व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था जो है वो शहर भर में की हुई है, और पिरदा इलाके में जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था, धरना था, वहां से लेकर और विधानसभा तक 7 बैरिकेड लगाने की लगाए गए थे। उन बैरिकेड्स के अगर शुरुआती बैरिकेड्स की बात करें तो 3 बैरिकेड्स तो तत्काल प्रभाव से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था। चौथे में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी और 5वीं की तस्वीरें मेरे पीछे हैं, और ये अभी कुछ ही देर पहले मैंने इसी जगह की तस्वीर दिखाई थी जहाँ पर कुछ इक्का दुक्का भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से देखिए, भीड़ जो है वो फिर से इकट्ठी हुई है, लोग जो है वो फिर से इकट्ठे हुए हैं और फिर से वहां पर नारेबाजी जैसी स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। और नारेबाजी एक बार फिर से मोर आवास अभियान के तहत, मोर आवास योजना के तहत यहां पर की जा रही है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग फिर से इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से पुलिस प्रशासन उनको अलर्ट कर रही है। अलर्ट करने के साथ साथ उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, आप लोग अगर यहाँ से नहीं हटेंगे तो पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और वो सख्त कदम जो अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, उसके बाद जब लोग नहीं मान रहे थे, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे, तो आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए और उसके बाद यहां भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो देखी गई थी। अब एक बार फिर से यहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और फिर से नारेबाजी जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है और कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ आप लोगों के खिलाफ पानी, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग हट नहीं रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा तक कूच कर चुके हैं और ये 200 मीटर तक पूरे जो है कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं। पुलिस जो है यहाँ अश्रु गैस के गोले छोड़े रहे हैं, साथ में ये यहाँ के एसपी और डीजी और भूपेश बघेल की सरकार पूरी चूड़ी पहन के बैठी है, यहाँ महिलाओं को सामने कर रही है, यहाँ महिलाओं से महिला हाथापाई कर रही है और पूरे प्रशासन, उसके बावजूद भी सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये पूरी तरह से जो है भूपेश बघेल की सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो ये बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और आप एक बार फिर से आप लोग इकट्ठे हो गए। देखिए, पुलिस यहाँ पर बर्बरता पर उतर आई है। भूपेश बघेल ने सीधा सीधा आदेश किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जब जनता की मांग को उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनका दमन करने की जो इनकी नीति है उस पर वो अड़े हुए हैं। वो सीधे सीधे लोगों के ऊपर में आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और लोग इसमें घायल हो रहे हैं। भूपेश बघेल तेरी तानाशाही अब नहीं चलने वाली, जनता तुझे 2023 में उखाड़ करके फेंक देगी। एक बार फिर से देख सकते हैं कि तस्वीरें यहाँ पर धक्का मुक्की जैसी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच जो है धक्का मुक्की जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है और पल पल इस आंदोलन के दौरान, इस प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर तस्वीरें जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर एक बड़ा आंदोलन जो करने की कोशिश बीजेपी यहाँ पर कर रही थी और वो आंदोलन करने में यहाँ पर बीजेपी की सफलता इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आखिरी चरण होता है जब भीड़ नहीं मानती
व्यक्ति या प्रदर्शनकारी नहीं मानते तो उनके खिलाफ या तो वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है या फिर आंसू गैस जैसा कदम जो उठाया जाता है, और वो कदम यहाँ पर उठाया गया है। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो अभी भी हाई है और वो लगातार इस कोशिश में है कि यहाँ इस बैरिकेड्स को पार करके भी वो विधानसभा तक पहुंच सके। बिल्कुल, जोश पूरी तरह से हाई दिखाई दे रहा है। थोड़ा रुके जरूर आंसू गैस के गोले जब उनके ऊपर छोड़े गए, थोड़ा हड़कंप की स्थिति बनी जरूर, लेकिन एक बार फिर से कार्यकर्ता उठ खड़े हुए हैं। लेकिन अंकुश, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी इस जो हल्ला बोल है इसमें शामिल होने के लिए पहुंची है, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि हितग्राहियों को भी जोड़ा है। क्या आखिर हितग्राही वहां पर पहुंचे हैं, और पहुंचे हैं तो आखिर कितनी संख्या है हितग्राहियों की? महिलाओं के अंदर भी उतना ही जोश? देखिए, टोटल संख्या की अगर बात करें तो जिस जगह पर प्रदर्शन किया गया था उस जगह पर के प्रदर्शन के दौरान हमने देखा था कि करीब 50 से 60 हज़ार लोग उस परिसर में थे जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, जहां पर सभा चल रही थी। बाकी सड़क से अगर बात करें तो आरंग के पहले एक टोल गेट है और टोल गेट से पिरदा तक जहां पर ये पूरा प्रदर्शन था वहां पर हजारों की संख्या में बसें खड़ी हुई थी। बस के अलावा 4 व्हीलर और बहुत सारे वाहन खड़े थे जो भी भरे हुए थे। वहाँ पर भी लोगों की भरपूर संख्या थी, मतलब 1 लाख के आसपास यहाँ पर या तो बीजेपी के कार्यकर्ता कह लो और उनके साथ जो है हितग्राही वो उनकी संख्या भी कहा जा सकता है। तो 1 लाख की संख्या अगर इकट्ठी हुई है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। राजधानी रायपुर में इससे बड़ा आंदोलन, इससे बड़ा प्रदर्शन मेरे अनुभव में तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर आज राजधानी रायपुर के पिरदा इलाके में ही नहीं बल्कि शंकर नगर चौक और बाकी जो सड्डू इलाका है वहाँ पर जो स्थिति है वो पूरा बंद है। पेट्रोल पंप बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, मॉल बंद है, दुकानें बंद है, वहाँ से किसी का आना जाना बंद है। ऐसी तस्वीर पहले राजधानी रायपुर में केवल लॉकडाउन के दौरान देखी गई थी। और भी नेता है यहाँ पर, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बस्तर से आए हैं शायद आप लोग, बस्तर से, कोरबा से आए, तो कितने हितग्राही आप लोगों के साथ कोरबा जिले से आए? हमारे साथ 5000 हितग्राही यहाँ आए थे और पूरे हितग्राहियों के साथ हम यहाँ आए हुए हैं और भूपेश सरकार को विधानसभा घेरने के लिए हम आए। मोर आवास मोर अधिकार कब देवे भूपेश सरकार? भूपेश सरकार पक्का छत दूंगा करके जो सरकार बैठा था और उन्होंने वादा खिलाफी किया है, किसी की गरीब छीनने का, गरीबों का आवाज छीनने का काम किया है। और यहाँ पर पुलिस बैरिकेड लगाती है, महिला पुलिस को सामने करती है पुलिस, और उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता विधानसभा तक पहुंच गए हैं। भूपेश बघेल जब सरकार में बैठा 36 वादे किए, उसमें से 50% भी वादे पूरे नहीं हुए। आज उन्होंने कहा, ये आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप ठीक है। आप लोगों ने जो मुद्दा बनाया है मोर आवास, उस मुद्दे के आधार पर क्या लग रहा है चुनाव में कितनी बड़ी जमीन आप लोगों के लिए तैयार होगी? आज की जो संख्या देखी है, आज का जो प्रदर्शन देखा है, आज का जो प्रदर्शन देख के ऐसा लगता है कि आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज आप हर गांव क्षेत्र में जाइए, शहर क्षेत्र में जाइए, झुग्गी झोपड़ी वाले सब यही कहते हैं कि भूपेश बघेल हमको पक्का छत मकान कर देगा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मोर आवास अभियान के तहत जो आप लोगों ने ये मुद्दा लपका है, इस मुद्दे के आधार पर आप लोग जो है पूरे प्रदेश में माहौल बनाने में सफल हो गए हैं। आज निश्चित तौर पे भूपेश बघेल ने जो वादा किया था वो वादा खिलाफी किया है और इसकी नाकामी सरकार की नाकामी है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ रायपुर में विधानसभा को घेरने के लिए आई हुई है। मैं कहता हूँ भूपेश बघेल के लिए इससे शर्म की बात नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर 2023 में जनता भूपेश बघेल को उखाड़ के फेंकेगी। तो ये कुल मिलाकर 2023 की कवायद इसको कहा जा सकता है। और 2023 के ठीक पहले एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो कोशिश कहीं ना कहीं सफल होते हुई दिखाई दे रही है। पूरे प्रदेश भर की 90 विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हर एक जिले से बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो अलग अलग जो हितग्राही हैं, पीएम आवास योजना के तहत उन हितग्राहियों को लाया गया है। और एक बार फिर से तस्वीरें जो है मैं फिर से घुमाने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा कि करीब 10 बजे से ये पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात हैं और 10 बजे से तैनाती के बाद अभी शाम को 6 बजने को आ रहे हैं और 6 बजने तक या 5 साढ़े 5 बजने तक ये जवान जो हैं वो भी यहाँ पर थक गए हैं, चूर हो गए हैं। और ये इसलिए थक गए हैं क्योंकि सुबह 10 बजे से इन्होंने ड्यूटी की है। ये बड़ी तैयारी देख सकते हैं कि जिस तरीके से इनने अपने पूरे शरीर को कवर्ड किया हुआ है और
मास्क लगाए हुए हैं और इसके अलावा पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो है, उनकी तैनाती यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर पुलिस आरक्षक जो है वो भी यहाँ पर तैनात है, महिला पुलिस आरक्षक भी यहाँ पर तैनात है, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर तैनात है। फिर भी संघर्ष जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर अभी भी करते नजर आ रहे हैं। मतलब प्रदर्शन शुरू होने के 4 घंटे बाद भी अभी तक ये धक्का मुक्की भरी तस्वीरें, अभी भी ये संघर्ष भरी तस्वीरें जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो देखने को मिल रही हैं, उससे साफ है कि जिस तरीके से एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई है मोर आवास योजना के तहत, उस माहौल को यहाँ पर सफल भाजपा के कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये संघर्ष जो अभी भी पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में देखने को मिल रहा है, इस संघर्ष से देखा जा सकता है कि पुलिस की कितनी बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर रही है। चाक चौबंद व्यवस्था के बाद यहाँ पर कुछ ये 5वें बैरिकेड्स के आगे जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अभी भी निकलने नहीं दिया जा रहा है। और ये संघर्ष जो है वो अभी भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से अभी भी धक्का मुक्की भरा माहौल यहाँ पर है। पुलिस के जो जवान हैं वो पसीने में, उनकी शर्ट जो है वो भीग चुकी है, वो भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग पानी से भीगे हुए हैं। यहाँ पर जो खुद उन्होंने मास्क बांधा, खुद रुमाल बांधा हुआ है, क्योंकि जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे उसकी जलन जो है, उसकी जो तपन है वो अभी भी इस जगह पर मौजूद है। और अभी भी वो जो आंसू गैस जो है वो लोगों को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी अनाउंसमेंट के माध्यम से यहाँ पे इस पूरे प्रदर्शन को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और अभी भी अनाउंसमेंट करके जो है ये इस प्रदर्शन को सही ढंग से किए जाने की अपील जो है वो पुलिस अधिकारी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। सबकी अपील यही है कि आप लोग अपना प्रदर्शन करें, लेकिन प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान ना हो, हाथापाई ना करें। हाथापाई करने से आपको भी चोट लग सकती है, पुलिस के जवानों को भी चोट आ सकती है। फिलहाल एक तस्वीर जो है राजधानी रायपुर के पिरदा इलाके से अभी भी देखने को मिल रही है। और बड़ी संख्या में जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन करने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, वो कोशिश अभी भी जारी है। 5:30 बजने को है और 12 बजे से ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ है। पहले सभा हुई, सभा के बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए निकले। और विधानसभा घेराव के आखिरी चरण में, मतलब जब ठीक विधानसभा के 500 मीटर के पहले इन्हें रोक दिया गया है। और अभी भी ये यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और नारेबाजी के माध्यम से अपना विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंकुश, और संघर्ष की स्थिति भी लगातार देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश भी दिखाई दे रहा है। तमाम संघर्षों के बाद भी आगे बढ़ते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हुजूम इकट्ठा हुआ है पहुंच रहे हैं, जुटे हुए हैं। लेकिन अंकुश, क्योंकि अभी आपने विधायक जी से बात की, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि आने वाले समय में बीजेपी को काफी बहुमत मिलेगा और कांग्रेस का यहाँ पर सफाया हो जाएगा। क्योंकि आप जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड जीरो से लोगों से जुड़ते हैं, क्या लगता है कि आखिर ये मुद्दा लोगों को कितना, लोगों के अंदर बदलाव ला सकेगा आने वाले समय में? इस मुद्दे के जरिए क्या, किस दिशा में ये चुनाव जा सकता है? क्या लोगों के अंदर सोच पैदा होगी? देखिए, महज 6 महीने बचे हैं और मतलब लगभग 6 महीने या 7वें आज से 6 महीने बीत जाने के बाद 7वां महीना जैसे ही शुरू होगा तब आचार संहिता लगने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और आचार संहिता लगने के बाद सीधा चुनाव आ रहेगा और बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों में मुकाबला रहेगा। और उसके बाद जनता को यह तय करना है कि उनके लिए कौन सी पार्टी अच्छी है। अब जनता तब यह तय करेगी कि किस पार्टी ने किस मुद्दे पर जनता का साथ दिया, जनता की आवाज़ उठाई। और अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तो जनता के लिए कितना काम किया गया, और बीजेपी की सरकार नहीं थी तो बीजेपी की सरकार ना होने के कारण जनता को क्या नुकसान हुआ। ये तमाम जो आकलन है वो पब्लिक को करना है। रही बात पीएम आवास योजना के तहत जो बीजेपी ने आज जो मुद्दा उठाया है, प्रदेश भर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, एक बड़ा प्रदर्शन किया, सभा की, अन्य राज्यों के जनप्रतिनिधि भाजपा के भी यहाँ पर पहुँचे थे। 2 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री इस पूरे प्रदर्शन में शामिल रहे, सभा में प्रदेश अध्यक्ष रहे, तमाम बीजेपी के विधायक शामिल रहे। तो अभी से ये थोड़ा सा कह पाना जल्दबाजी होगी कि आखिर आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी, कि सरकार बनाने का काम जनता का है, अंतिम मोहर जनता लगाती है। लेकिन उसमें गौण होते हैं मुद्दे कितने अच्छे से पकड़े गए हैं और जनता के हित में कौन से मुद्दे रहे हैं, ये जनता आकलन करती है। चूँकि अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग शिक्षित हुए हैं,
शिक्षित होने के साथ साथ अपना अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति लोगों में खुद आ गई है। चाहे और जितने भी लोग हैं, मतदाता जितने भी हैं, उनको ये समझ है कि उनको किसको वोट देना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास की अगर बात करें तो कांग्रेस शासित ये राज्य रहा है जब इसका निर्माण हुआ था। छत्तीसगढ़ का निर्माण होने के बाद फिर 15 सालों तक बीजेपी ने इसमें शासन किया। 4.5 साल हो गए हैं जब कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ की जनता जो है उसको पता है कि समय समय पर उसको किस पार्टी को यहाँ पर बहुमत देना है। तो वो जनता का काम है कि किस पार्टी की सरकार आएगी वो जनता बताएगी। लेकिन अगर हम अपने आकलन की बात करें, अपने अनुभव की बात करें, तो प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो जिस पर बीजेपी जो है माहौल बनाती हुई दिखाई दे रही है। पीएम आवास योजना के तहत जो माहौल आज हमने राजधानी रायपुर की सड़कों पर देखा, उसके अलावा जो जल जीवन मिशन है, उसके जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में कितना काम हो रहा है वो तस्वीरें हमने सदन के अंदर देखी हैं। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा के दौरान जल जीवन मिशन के तहत कितना काम हुआ है उस पर बहस भी हमने पक्ष विपक्ष की तरफ से देखी गई है। आंकड़े जो है वो भी प्रस्तुत किए गए हैं। उन आंकड़ों के आधार पर भी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ अभी भी जल जीवन मिशन में बहुत पिछड़ा हुआ है। सूपेबेड़ा छत्तीसगढ़ का वो गाँव है जहाँ पर पानी की समस्या को लेकर दूषित पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, और ये वो गांव है जो आज पूरे देश में जाना जाता है, जहां पर ये कहा जाता है कि यहाँ के पानी में जहर है। वहां पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था बीजेपी की सरकार में भी की गई, तब भी पूरी नहीं हुई, और आज कांग्रेस की सरकार भी कर रही, तब भी पूरी नहीं हुई। ये आंकड़े विधानसभा में आए हैं, ये उस समय बीजेपी की सरकार ने भी माना था, इस समय कांग्रेस की सरकार भी मान रही है। तो ये मुद्दे सुनने और देखने में जरूर छोटे होते हैं, लेकिन सोचेंगे अगर इस बारे में तो लोग ये विचार करते हैं कि उनको किस आधार पर वोट करना है, किस आधार पर मत करना है। फिलहाल पीएम आवास योजना की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पीएम आवास योजना लॉन्च की गई थी और देश भर के गरीबों के लिए ये पूरी योजना थी जिनके सर पर खुद का छत हो। उस योजना के तहत कई राज्य ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर काम चल रहा है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर काम अभी शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में काम हुआ है, इसके बीजेपी की सरकार थी तब भी मकान बने थे, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है तब भी मकान बन रहे हैं। ऐसे आंकड़े जो है विधानसभा में प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर वो हितग्राही संतुष्ट हैं क्या जिनको मकान मिलने थे या नहीं है? अगर वो हितग्राही संतुष्ट नहीं है तो वो इसका सीधा जवाब जो है आने वाले चुनाव में देंगे। अब केवल हितग्राहियों से सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये बात का विषय है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया है। और पहले विधानसभा वार इसमें प्रदर्शन किए गए, फिर जिलेवार प्रदर्शन हुआ, संभागवार प्रदर्शन हुआ, और अब प्रदर्शन राजधानी तक पहुंचा है। और राजधानी की तस्वीरें ये बताती हैं कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा बना दिया है, और इस बड़े मुद्दे के आधार पर अब ये पूरा मुद्दा चुनाव तक ले जाने की तैयारी में बीजेपी रहेगी, क्योंकि ये मुद्दा है। इसके जैसे और कई मुद्दे उठाए जाएंगे, बिल्कुल, और कई मुद्दे उठाए जाएंगे। विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है और तमाम अलग अलग मुद्दों को उठाता हुआ नजर आ रहा है और भुनाने की कोशिश कर रहा है। जनता का काम जनता करेगी, विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष अपना काम कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए आने वाले समय की तो कांग्रेस को इस मुद्दे से आखिर कितनी बड़ी चुनौती मिल सकती है? आने वाले समय में कांग्रेस के लिए तस्वीरें क्या होगी, किस तरह से और काम करना पड़ेगा? देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जनता से जुड़े हुए जो विषय हैं, जो जिसमें जनता का सीधा लाभ जुड़ा हुआ है, और जो योजनाएं जनता के लिए लाई गई थी और उन योजनाओं का लाभ अगर जनता को नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक है इससे नफा नुकसान तो राजनीतिक दलों को होता है, चाहे वो पक्ष की पार्टी हो चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो। अब कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद सदन के अंदर आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा है कि जनगणना के आधार पर गरीबी रेखा की लिमिट जो है वो तय होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है कि देश में जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक केवल 2011 की जनगणना के आधार पर हितग्राही तय होते हैं और उन हितग्राहियों को लाभ दे पाना दिया जा रहा है। और उन लोगों का क्या होगा जो नए हितग्राही बने, क्योंकि 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई। लेकिन 2011 के बाद की जो 2022 में 2021 में या 19 में जो जनगणना होनी थी वो कोरोना के कारण नहीं हुई। लेकिन अगर अभी जनगणना होती है तो उस जनगणना के आधार पर नए हितग्राही भी जुड़ेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अभी बजट सत्र में ही घोषणा की गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार खुद प्रदेश में सर्वे कराएगी। सर्वे कराने के आधार पर ये देखेगी कि कितने हितग्राही बढ़े हैं, कितने गरीबी रेखा के नीचे हैं। जनसंख्या के आधार पर देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या कितनी बड़ी है। ये तमाम घोषणाएं मुख्यमंत्री
मांगे भूपेश बघेल ने खुद की हैं, लेकिन ये जब होंगी तब तक उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि छत्तीसगढ़ में संख्या कितनी है, कितने लोगों को लाभ मिला है, नहीं मिला है। हालांकि एक बात जरूर है, बीजेपी जिस तरीके से मुद्दा उठा रही है कि 16 लाख लोगों को अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उसमें जरूर विरोधाभास दिखता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब यहाँ पर देखें